नमस्कार, मैं हूं अभिज्ञान प्रकाश और पेश है इस हफ्ते का परिवर्तन। उत्तर प्रदेश की सियासत की चर्चा मेरे हिसाब से अधूरी रह जाए अगर हम उत्तर प्रदेश में महिलाओं का जिक्र ना करें। सामाजिक बदलाव की तस्वीर हो या राजनीतिक बदलाव या राजनीतिक परिवर्तन की तस्वीर हो, दोनों में ही उनका जिक्र होना बहुत 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 अहमियत रखता है। अगर हम महिलाओं को जिक्र कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो अतीत की तरफ जाना बहुत जरूरी है और यह समझना जरूरी है कि जब जब उनका झुकाव किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ हुआ तो क्या फायदे हुए और कैसे बदली सियासी तस्वीर। महिलाओं की राजनीति में आकर उस राजनीति का बड़ा चेहरा बनने की दास्तान को अगर हम उत्तर प्रदेश के नजरिए से देखें तो बड़े चेहरों का असर साफ नजर आता है। लखनऊ से लेकर दिल्ली की राजनीति तक आजादी के बाद के उत्तर प्रदेश को अगर हम देखें तो सिलसिला इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी से लेकर मायावती तक जाता है, जो प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी। लेकिन इतने बड़े नामों के बावजूद महिलाओं की सियासी भागीदारी का सिलसिला धीरे धीरे ही आगे बढ़ा और साथ में उनके अपने मुद्दे बदलने का भी सिलसिला धीरे धीरे ही आगे बढ़ा उत्तर प्रदेश में। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि महिलाएं कितना मजबूत वोट बैंक है किसी राजनीतिक दल के लिए। ये बात भी सभी राजनीतिक दलों को स्वाभाविक है बहुत पहले समझ आ गई थी। लेकिन मुश्किल ये थी कि राजनीति और उसकी जरूरतें अपनी जगह है, पर जो जमीनी स्तर पर सामाजिक बदलाव होने थे वो नहीं हो पाए उस तरह से जिस तरह से होने चाहिए थे। और महिलाओं की तस्वीर को बेहतर करने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता प्रदेश में तय करना है। अगर क्षेत्रीय पार्टी से अलग दो सबसे बड़ी पार्टियों पर नजर डाले उत्तर प्रदेश के इतिहास को देखते हुए, तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही अपने चरम पर महिलाओं का राजनीतिक साथ मिला। कांग्रेस कभी उठ नहीं पाई 1989 के बाद उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसके एक युग में उसके पास इंदिरा गांधी जैसा चेहरा था। बीजेपी के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के युग के बाद सबसे शानदार राजनीतिक समय आया 2014 से और उसका चेहरा थे नरेंद्र मोदी। इस चुनाव को भी महिलाओं ने सीधे तौर पर प्रभावित किया मोदी के हक में और फायदा दिया बीजेपी को। 2019 के लोकसभा चुनाव में तो 46% महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया और उसे 2014 की तरह फिर उत्तर प्रदेश में 2019 में सफलता मिली। तो मेरा कहने का मकसद है कि ये महिला वोटरों का सीधा असर होता है। जब झुकाव ज्यादा हो किसी चुनाव में किसी एक राजनीतिक दल के लिए तो तस्वीर बदल जाती है। इसलिए अगर हम नरेंद्र मोदी सरकार के ही बड़े और चर्चित फैसलों को देखें तो यह साफ है कि उनका बीजेपी को राजनीतिक लाभ मिला। सबसे चर्चित रही उज्ज्वला योजना, जिसके तहत 9.84 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन मिला। इससे 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव दोनों में फायदा हुआ। ट्रिपल तलाक खत्म करने का भी फैसला सियासी तौर पर सही और बदलाव भरा साबित हुआ। साथ में साफ शौचालय बनवाने का फैसला, जो खास तौर पर गांव की महिलाओं की बड़ी समस्या रही है, वो भी काम आया और अभी तक 10.85 करोड़ शौचालय बन चुके हैं उत्तर प्रदेश में। यानी कि उत्तर प्रदेश में सियासत का अतीत गवाह है महिलाओं के वोट की अहमियत क्या है और इसी वजह से अपने वादों में कोई पार्टी इस मसले पर पीछे नहीं रहना चाहती और ना आने वाले भविष्य में पीछे रहेगी। तो हमेशा की तरह कुछ बुनियादी बातें जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, कुछ खास ग्राफिक्स के जरिए, जैसा कि मैं इस प्रोग्राम में आपको दिखाता हूं। पहला पॉइंट मेरा ये है कि 2011 की जनगणना के मुताबिक आबादी 9.49 करोड़ है महिलाओं की उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये 2011 का सेंसस है। दूसरा पॉइंट जो है ये बड़ा अहमियत लगता है कि पढ़ी लिखी महिलाएं 66.1% हैं, यानी कि यहाँ पर भी पूरी लिटरेसी के लिए, साक्षरता के लिए एक रास्ता लंबा तय करना है। तीसरा पॉइंट, महिलाएं जिन्होंने अभी तक कभी भी, अब ये देखिए डिजिटल युग है, डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, जरा सुनिए इसको, अभी तक कभी भी इंटरनेट नहीं इस्तेमाल किया हो, वो सिर्फ 30.6% हैं। ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि
तकरीबन 70% महिलाओं ने उत्तर प्रदेश में अभी तक इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं किया है। चौथा पॉइंट मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जिन्होंने 10 या उससे ज्यादा साल की स्कूल की पढ़ाई की हो, वो प्रतिशत भी सिर्फ 39.3% है, यानी कि 40% के आसपास है। तो 60% के करीब महिलाओं को अभी भी उत्तर प्रदेश में 10 साल या उससे ज्यादा की स्कूल की पढ़ाई करनी है। मनीषा प्रियम जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि प्रोफेसर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की हैं और गार्गी कॉलेज से जुड़ी हैं। उत्तर प्रदेश पर लंबे अरसे से महिलाओं की वहाँ पर जो स्थिति है उस पर नजर रखे हुए। मैम, सीधा सा सवाल है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और महिलाओं का वोट सारी पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं, लेकिन महिलाओं का बेसिक बुनियादी बदलाव वो नहीं कर पाती। क्या बाकी राजनीतिक हिस्सों की तरह महिलाएं भी एक वोट बैंक है महज पॉलिटिशियन के लिए? महिलाएं एक वोट बैंक तो हैं, क्योंकि आबादी में उनका बड़ा हिस्सा है, लेकिन महिलाओं के वोट बैंक बनने की बात जो है 1990 के दशक के बाद ये बहुत महत्वपूर्ण रही है। दक्षिण के राज्यों में, खास करके तमिलनाडु में, वेलफेयर पॉलिटिक्स के नाम पर, द्रविड़ सोशल जस्टिस राजनीति के नाम पर महिलाओं के मत में हिस्सेदारी की बात जो है वो बहुत मुखर हो चली थी। और कहीं ना कहीं ये समझदारी बनी कि विकास के जो कार्यक्रम हैं इन्हें महिलाओं की तरफ अगर हम लक्षित कर दें या ट्रेन कर दें तो उससे जो हमारे पॉलिटिकल बेनिफिट्स हैं ये बहुत होंगे। उज्ज्वला योजना जो कि बहुत सफल रही है, उसका मैंने जिक्र किया अपनी स्टोरी में भी, इसको आप क्या देखती हैं? क्या ये सीधा राजनीतिक लाभ, और इससे राजनीतिक लाभ मिला है, इसमें कोई दोहराय नहीं, उसकी वजह से बनाई गई योजना है या वाकई गैस के कनेक्शन की कनेक्टिविटी बेहतर कराने की योजना है? इसका उत्तर हाँ भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। हाँ, इसलिए कि महिलाओं को मिलनी चाहिए थी ये सुविधा। महिलाएं किसी तरह अपना खाना बनाती थी और किसी भी राजनेता का ये काम तो है ही है कि वो पब्लिक बेनिफिट में कोई काम करे और घरेलू मुद्दे जो है उनको राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए, घरेलू दिक्कतों को राजनीतिक बनाया जाए मुद्दा। तो ये पब्लिक पॉलिसी का इंटेंशन यही सही होना चाहिए। एक राज्य में आपको उज्ज्वला से एक भारी राजनीतिक सफलता मिलती है, हर जगह नहीं मिलती। अब इसको ये जैसे अंग्रेजी का शब्द है, एक किस्म की डाइकोटमी है, इसको कैसे समझाएं? ये कहना कि एक ही पॉलिसी स्कीम जो है वो बार बार पॉलिटिकल बेनिफिट देता रहेगा उसी के नाम पे, ये सही नहीं है। क्योंकि महिला मतदाताओं का भी अपना विवेक है और राजनीतिक चिंतन का अपना उनका तरीका है। भले ही महिलाओं के लिए हाउस होल्ड की दिक्कत जो है वो सर्वप्रथम है, वो अपने घर को, अपने परिवार को सर्वप्रथम रखती है। और ऐसे में यदि मोदी जी की उज्ज्वला से उन्हें मदद मिली तो उसे स्वीकारती हैं और ईमानदारी के साथ कमल पर ठप्पा लगाकर उन्होंने मोदी जी को जिताया। तो अब ये बात आप बखूबी जान गए होंगे कि किस तरह से हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए महिलाओं का वोट बहुत अहमियत रखता है और किस तरह से इन चुनावों में भी उसको ज्यादा से ज्यादा अपने प्रति आकर्षित करने की होड़ लगी रही पूरे कैंपेन में उत्तर प्रदेश। इस बात का मैं जिक्र पहले भी कई बार कर चुका हूं कि कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में 1989 के बाद से नहीं सुधर पाई और कोई नया फॉर्मूला उसके पास नहीं था। इसलिए प्रियंका गांधी जब इस बार के चुनाव में उतरी तो वो नई बात लेकर आई, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। राजनीतिक मकसद सीधा था, महिलाओं के वोट से अगर संभव हो इस बार कांग्रेस का उद्धार हो जाए। मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। 2014, 17 और 19 के चुनाव में महिलाओं के वोट का झुकाव अपनी तरफ देख चुके खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं से अपनी अपील करने में वापस जोरदार तरीके से सामने आए। हमारी मुस्लिम महिलाएं, हमारी मुस्लिम बहनें, बेटियां जानती है कि जो सुख दुख में काम आता है वो ही अपना होता है।
महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक परिवर्तन दोनों बहुत अहमियत रखते हैं देश के किसी भी हिस्से में, और यही बात उत्तर प्रदेश पर भी लागू होती है। इसलिए बीजेपी ने एक सोची समझी राजनीति के तहत इस बात को मुद्दा बनाया कि उनके 5 साल के कार्यकाल में किस तरह कानून व्यवस्था बेहतर हुई है और महिलाएं ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं, क्योंकि अलग अलग इलाकों में माफियों का दबदबा खत्म हो गया है। आज आप देख रहे होंगे, आज सरकार दमदार तरीके से जनता की सेवा कर रही है और माफिया कीड़े की तरह रेंगता हुआ दिखाई देता है। बीजेपी का निशाना साफ था इन चुनावों में अखिलेश यादव पर कि अगर अखिलेश यादव की सरकार आती है तो महिलाओं को असुरक्षित महसूस होगा। अखिलेश यादव ने भी इस पर पलटवार किया, क्योंकि वो भी जानते हैं कि वो महिलाओं के साथ के बगैर उत्तर प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन नहीं ला सकते। लेकिन हाथरस जैसी घटनाओं ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं के सामाजिक दर्द को फिर उजागर कर दिया। वो बीजेपी से कानून व्यवस्था के दावों को लेकर सवाल पूछती रही और विपक्ष को वापस प्रहार करने का मौका मिला। तो सियासी समीकरण साफ है कि उत्तर प्रदेश के इन विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी को अपने महिलाओं वोटरों का उसी तरह से समर्थन चाहिए जैसे उसे पहले मिला, बाकी सारे सियासी समीकरणों के साथ साथ, और ये उसकी चुनौती भी है। उधर अखिलेश यादव की चुनौती भी स्पष्ट है कि उनको यह साबित करना है कि अगर उनकी सरकार आई तो महिलाएं महफूज होंगी और उनके सामाजिक सुरक्षा और परिवर्तन की तस्वीर बेहतर होगी, खराब नहीं। तो दोनों पक्षों की दलीलों के बीच महिलाएं आखिरकार अपना झुकाव किस तरफ ले जाएंगी ज्यादा, ये सब अब 10 मार्च को ही पता चलेगा। मेरा पहला पॉइंट क्या है, जरा इसको गौर से देखिएगा और राजनीतिक भागीदारी की हम बात करें। 2007 से लेकर 2017 तक वोट डालने में, यानी कि वोटर टर्नआउट में महिलाओं की भागीदारी 41.92% से बढ़कर 63.31% यानी 21% से भी ज्यादा बढ़ी है। ये बहुत अच्छा संदेश है और बहुत अच्छा साइन है। मेरा दूसरा पॉइंट है, 2019 के लोकसभा चुनाव में 46% महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया था, जिससे उसे बड़ा फायदा हुआ था। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि 19 में बड़ी जीत हुई थी बीजेपी की, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना अहमियत है। चूंकि 2017 में बीजेपी की बड़ी जीत हुई थी, इसलिए 42 में से 36 विधायक महिलाएं बनी बीजेपी से, लेकिन 300 से ज्यादा सीट जीतने वाली बीजेपी के लिए ये प्रतिशत मेरे हिसाब से बहुत कम है। ये भी समझने वाला पॉइंट है। बनी तो महिलाएं ज्यादा बीजेपी से, लेकिन बीजेपी 300 से ज्यादा सीट जीत रही थी, तो ये मेरे हिसाब से बहुत कम प्रतिशत हुआ। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महिलाओं की जीत भी बढ़ी है, यानी कि विनेबिलिटी जो है उनकी वो भी बढ़ी है। 2007 में ये 5.71% थी और 2017 में ये 10.55% हुई है। तो यानी कि ये भी बढ़ी है, क्योंकि महिलाएं कि अगर ज्यादा जीतना उनका होगा, उनकी विनेबिलिटी बढ़ेगी, तो ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज भी उनको टिकट देना पसंद करें। क्या अब ये देश इस हालात से गुजर रहा है कि महिलाएं अपने सामाजिक परिवर्तन की जो जरूरतें हैं उसका दबाव डालेंगी नेताओं पर राजनीतिक परिवर्तन के जरिए? क्या हम अब इस दौर से गुजर रहे हैं हिंदुस्तान के? क्या आप हमारी सुनिए, क्योंकि आपको हमारा वोट चाहिए। टेकन फॉर ग्रांटेड लेने के युग बहुत पहले जा चुके हैं। एक बार यदि कोई बेनिफिट आप देते हैं किसी महिला को, तो वो ऋण या उपकार नहीं है, उससे एक राजनीतिक बहस शुरू होती है। महिलाएं जो हैं, उन पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस उनमें बढ़ता है। तो बिल्कुल उसके बाद ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमने ये दे दिया तो उससे वो जन्मांतर तक बिल्कुल वो बाध्य रहेंगी कि ऐसा ही करें, क्योंकि पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, राजनीतिक मत, पॉलिटिकल विवेक का विस्तार महिलाओं में होता है। और इस विस्तार में राजनेताओं पर हमेशा ये चैलेंज है कि अब वो नया स्क्रिप्ट लिखें
और महिलाओं के साथ अपना सीधा रिश्ता जोड़ने की एक नई वार्ता जो है वो शुरुआत स्क्रिप्ट करें। लिखें। और चुनाव ही वो समय है जब राजनेता राजनीतिक वार्ता करने के लिए समाज में आते हैं और महिलाओं से भी सीधी सीधी तरीके से अपना रुख करते हैं। तो यही वो समय है कि महिलाएं नया स्क्रिप्ट नए तरीके से दबाव डालने का काम करती हैं और नया स्क्रिप्ट राजनीतिक लिखती हैं। तो आज के एपिसोड में एक बहुत अहम और बड़ी बात निकल कर आई कि महिलाओं के लिए जो हो रहा है, जो स्कीमें लाई जा रही है, उससे राजनीतिक फायदा भी मिलता है, लेकिन वो ऋण या उपकार नहीं है। महिलाएं चाहती रहेंगी कि हर बार उनके हिसाब से स्क्रिप्ट में परिवर्तन हो। इसीलिए इस परिवर्तन में बहुत जरूरी था महिलाओं पर चर्चा करना, क्योंकि भविष्य का ये विषय है और वर्तमान का भी ये विषय है जिसके सबक अतीत में छुपे हुए हैं। फिलहाल मेरी ओर से इतना ही। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।